Welcome to Knowledge ABC, NCERT Class 11 Geography Fundamentals of Physical Geography Chapter 4 Distribution of Ocean and Continent हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ओशियन और कॉन्टिनेंट हैं हमारे पूरे ग्लोब में। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड में हो गया, और अटलांटिक ओशन के ईस्टर्न साइड में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हो गया। और हमारे ओशियन से पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। ये हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन है पूरे अर्थ पे। हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ेंगे, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, फिर मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, इसके बारे में जानेंगे। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो कॉन्टिनेंट जो है, हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो कॉन्टिनेंट की जो लैंड एरिया है वो 29% ही है पूरे अर्थ सरफेस का, सिर्फ 29%। और बाकी का जितना 71% जो बच गया वो पूरा ओशन। अच्छा, इसके साथ जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये अपने जगह बदलते रहते हैं, अपना चेंज करते रहते हैं पोजीशन, कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों, ये समय के साथ धीरे धीरे। लेकिन इसका प्रोसेस इतना स्लो होता है, मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ही आगे पीछे होते रहते हैं। इसलिए ये हम लोग को डायरेक्ट 1-2 साल के ऑब्जर्वेशन में पता नहीं चल पाता है। ये कई मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये पता चलता है कि हाँ, ये कॉन्टिनेंट कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, अभी यहाँ पे है, भविष्य में यहाँ चला जाएगा। अब सबसे पहले आते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो अपनी पहली टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें देखा क्या गया कि जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो कोस्ट लाइन है, जो साउथ अफ्रीका की जो कोस्ट लाइन है ईस्टर्न साइड की, और जो अफ्रीका की कोस्ट लाइन है वेस्टर्न साइड की, इस दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो साउथ अमेरिका का जो ये पार्ट है और अफ्रीका का ये पार्ट है, ये वाला, ये दोनों काफ़ी, तो ऐसा देखने में लगता है कि कभी ये ज्वाइंट होंगे। उसी हिसाब से तो 1596 में सबसे पहले अब्राहम और टीलियस एक डच मैप मेकर थे, इन्होंने सबसे पहले ये आर्गुमेंट दिया था, लेकिन कोई खास प्रूफ नहीं दे पाए थे, तो इसलिए इनका डिस्कार्टेड कर दिया गया था। उसके बाद सबसे पहले सीन में आए अल्फ्रेड वेगनर, ये जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है। अल्फ्रेड वेगनर तो ये जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है, और ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट दिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से 1912 में, रिगार्डिंग ओशन एंड कॉन्टिनेंट, ओशन और कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे ये बने, कैसे ये मूवमेंट है, इन सब के बारे में बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वार्नर ने। आगे देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है, ये इसमें अल्फ्रेड वार्नर ने बताया कि सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता, 200 मिलियन से को सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। एक सभी कॉन्टिनेंट पहले एक ज्वाइंट थे, वो सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, और उस जो कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया था। इसका मतलब होता है ऑल अर्थ, ठीक है। और एक मेगा ओशियन था, सारे ओशियन पहले एक साथ थे, उसको कहते थे मेगा ओशियन, जिसका नाम था पैंथालासा, और इसका मतलब होता है ऑल वाटर। मतलब कि 200 मिलियन से पहले कि सभी कॉन्टिनेंट जितने, सभी लैंडमास जितने हैं, वो सब एक ही लैंडमास थे जिसका नाम था पेंजिया, और जितने ओशियन है वो सभी एक ही ओशियन था, उसका नाम था पैंथालासा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है, तो 200 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब कि 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, पेंजिया था। सबसे जो ऑल लैंड था पेंजिया था, वो 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, टूटता है। क्या क्या नाम होता है, मतलब बीच से टूट जाता है। ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट हुआ उसका नाम था लॉरेशिया लैंड, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको गोंडवाना लैंड, 2 टाइम, नॉर्दर्न एंड सदर्न रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनमें भी ब्रेक होने लगा, तो धीरे धीरे जाके अभी के जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो आपको दिखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये धीरे धीरे टूट के चले गए। ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड से ही टूट के बने। लॉरेशिया से टूट के बन गया नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इंडिया वाला पार्ट छोड़ के। उसके बाद आपका जो गोंडवाना लैंड है, इसका पार्ट बन गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया,
अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड से टूट के बना और धीरे धीरे 200 मिलियन ईयर पहले सब एक थे, अब धीरे धीरे टूटते टूटते अभी जो दिख रहा है आज आपको आज के मैप में वो बन गया। एविडेंस क्या क्या दिया अल्फ्रेड वागनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में? तो जिगसॉ फिट पहले जो आता है इनका, जिगसॉ फिट वाला थ्योरी। जिगसॉ फिट क्या है कि वही चीज जो साउथ अमेरिका का जो ये पार्ट हो गया और अफ्रीका का पार्ट हो गया, ये पार्ट, ये अगर हम इसको एक जगह पे सेट करें, अगर आपस में मिलाएं तो ये मिल जाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि आज का कोस्ट लाइन को यूज नहीं किया है, 1000 फैथम लाइन मतलब कि 1.829 किलोमीटर दूर से ये डिस्टेंस को नाप के और इससे मैच कराया प्रेजेंट सोलर लाइन को। तो ये वाला पार्ट इस पार्ट से मैच किया, ये वाला पार्ट इस पार्ट से मैच किया, इसी तरह से मैच हुआ। जिगसॉ फिट होता है, यहाँ पे फिट हो जाता है। तो मतलब इससे ये निकलता है कि हाँ ये कभी एक ही पार्ट थे और ये अभी अलग अलग हो गए हैं। दूसरा सपोर्ट क्या मिलता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में? तो रॉक जो है, जो दोनों साइड मतलब कि ओशन के इस साइड और ओशन के उस साइड दोनों जो है वो सेम रॉक मिलते हैं। ब्राजील का जो रॉक है वो वेस्ट अफ्रीका के रॉक से मिल जाता है और 2000 मिलियन ईयर एगो का जो ब्राजील का जो रॉक कोस्ट है और वेस्टर्न अफ्रीका का कोस्ट है वो दोनों को मैच करता है। उसके बाद ये भी पता चलता है कि जो अर्लीस्ट मैरीन डिपॉजिट है, जो सी का जो डिपॉजिट है वो साउथ अमेरिका के कोस्ट और अफ्रीका के कोस्ट में जो है वो जुरासिक एज का ही है, उसके पुराना एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कि वहां पे कभी समुद्र हुआ ही नहीं था। मतलब कि जो आज का जो अटलांटिक ओशन है ये 2000 मिलियन से और पहले ये यहाँ पे था ही नहीं। ठीक, तो ये एक सपोर्ट मिलता है कि वहाँ पे जो मैरीन डिपॉजिट जो थे वो तो डायनासोर के समय में ये दोनों जो अफ्रीका है और साउथ अमेरिका ये दोनों आपस में मिले हुए थे। टीलेट क्या होता है? जो ग्लेशियर होता है। ये जब कहीं कोई ग्लेशियर पूरा बह जाता है, सब ग्लेशियर खत्म हो जाता है तो अपने नीचे जो डिपॉजिट छोड़ता है वो रॉक के फॉर्म पे होते हैं, बिखरे हुए रॉक के फॉर्म पे होते हैं। वो अलग टाइप का एक डिपॉजिट होता है, ग्लेशियर डिपॉजिट, उसी को कहते हैं टिल। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट, ये गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट कहाँ? अफ्रीका, फाल्कलैंड आइलैंड, मैडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ये सब जगह पाए जाते हैं। इसका मतलब ये क्लियरली बताता है कि ये सारे जितने आइलैंड और जो लैंड मास हैं ये सभी कभी एक हुआ करते थे, क्योंकि सिमिलर हिस्ट्री इसमें आती है। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? गोल्ड डिपॉजिट, मतलब कि गोल्ड रिच जो वेन है, अगर इससे कहीं से गोल्ड का पूरा पहाड़ है या फिर गोल्ड से भरा हुआ इनरिच्ड कहीं है और उससे सेडिमेंटेशन होता है, उसमें से अगर वाटर फ्लो करके जाती है और कहीं पे जाके डिपॉजिट करती है तो उस वहाँ पे जो डिपॉजिट होता है उसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखा गया कि घाना, जो वेस्ट अफ्रीका में जो घाना यहाँ पड़ता है, ये घाना में गोल्ड मिलता है, लेकिन आसपास यहाँ पे कोई गोल्ड का ये कोई पहाड़ नहीं है जहाँ से ये आया हो। और गोल्ड वेयरिंग बेन्स जो है, मतलब कि जो जहाँ पे गोल्ड का जो पहाड़ है वो असली में मिलते हैं ब्राज़ील में। तो इसका मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि कभी ये दोनों आपस में एक ही हुआ करते होंगे और इधर से ब्राज़ील वाले साइड से अगर जो नदियां बही वो जाके डिपॉजिट कर दी घाना में, जो आज के घाना में गोल्ड मिलता है। ब्राज़ीलियन प्लेट्यू से जो गोल्ड डिराइव्ड हुआ वो जाके डिपॉजिट हो गया घाना में, क्योंकि दोनों कभी लैंडमास एक ही हुआ करते थे। तो वहाँ पे डिपॉजिट हुआ और वहाँ पे गोल्ड आज मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे बड़ा एविडेंस हो जाता है। लेम्यूर एक तरह का जीव होता है, मैमल्स टाइप का जो होता है, जिसका जो फॉसिल है ये इंडिया, मैडागास्कर, अफ्रीका और ये सब जगह मिलता है। तो ये अब एक ही टाइम पीरियड में मिलता है, तो लेमुरिया लैंड मास भी बोला जाता है। तो ये भी एक अच्छा एविडेंस है, फॉसिल एविडेंस होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी की, कभी न कभी ये सारे लैंड मास एक ही थे। अच्छा, फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग के बारे में अल्फ्रेड वागनर ने क्या बताया? तो पोल फीलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स के बारे में बताया कि इसी दोनों फोर्स के कारण ये लैंड मास कभी एक थे और आज के डेट में अलग अलग हो गए। तो अलग अलग होने का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, किस फोर्स के कारण ये सारे लैंड मास अलग अलग हो गए? तो ये फोर्स क्या थे?
तो पोल फीलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, ये ऐसा वेगनर ने बताया था। पोल फीलिंग फोर्स क्या होता है, जो अर्थ जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है कि बल्जेस हो जाते हैं। आपने जानते होंगे कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ये दोनों फ्लैट है, और जो इक्वेटर वाला पोर्शन है वो हल्का सा बल्जिंग है इसमें, तो इसी को पोल फीलिंग फोर्स कहते हैं। दूसरा हो गया टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स जानते हैं कि टाइड्स जो होते हैं वो सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। तो जिस साइड मून हुआ वहां पे हाई टाइड हो जाएगा, अपोजिट साइड में लो टाइड हो जाएगा इसके राइट एंगल पे, तो ये टाइडल फोर्स हो गया। तो एल्फ्रेड वागनर ने बताया कि पोल फीलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए, मतलब ड्रिफ्टिंग के लिए। मतलब जो कितने कॉन्टिनेंट आज एक दूसरे से इतने इतने हजारों किलोमीटर दूर हो गए हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स लगा, कौन अलग किया, तो वो फोर्स कौन था, ये दोनों फोर्स है। बट ये जो है ये रॉन्ग हो जाता है, इनका टोटली इनएडिक्वेट हो जाता है। स्कॉलर्स ने के हिसाब से, आज के डेट में स्कॉलर्स के हिसाब से जो बताया ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे एल्फ्रेड वागनर की थ्योरी फेल हो जाती है, जो उन्होंने बताया कि जो फोर्स ऑफ लिफ्टिंग एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है, यहाँ पे ये फेल होती है। अच्छा, अब ये तो समय 1912 का था जब एल्फ्रेड वागनर ने ये थ्योरी दिया। अब उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे वार होती है, जगह जगह पे लोग जाते हैं। तो उसके साथ जाने से ये हो जाता है, पोस्ट वार पीरियड में काफ़ी सारे नए खोज होते हैं, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, यू बोट जो जर्मन ने बनाया था, जर्मनी ने, जो आज की पनडुब्बी होती है, उसके द्वारा उस समय जो पहला यू बोट बना था, तो उसमें पनडुब्बी के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, पोस्ट आफ्टर वार पीरियड में ओशियन फ्लोर की मैपिंग करते हैं। अर्थ की सरफेस की तो मैपिंग हम लोग देख के कर सकते हैं, लेकिन ओशियन के अंदर का फ्लोर कैसा है ये आज तक पता नहीं था। तो ये ओशियन की फ्लोर की मैपिंग धीरे धीरे शुरू हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो सबसे पहले 1930 में एक नए साइंटिस्ट आते हैं इस पूरे थ्योरी में, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स आते हैं 1930 में। इन्होंने कन्वेंशनल करंट थ्योरी दिया। कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या होता है इसको हम लोग अभी जानेंगे। इसमें उन्होंने बताया, आर्थर होम्स ने बताया, सबसे पहले एल्फ्रेड वैगनर आए थे, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। अब की इस बार आए हैं आर्थर होम्स, जो 1930 में कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी में इन्होंने बताते हैं कि मेंटल जो है, मेंटल पोर्शन में ऊपर वाला तो क्रस्ट हो गया, नीचे वाला कोर हो गया, बीच का जो पोर्शन है मेंटल है। मेंटल में क्या होता है कि कन्वेंशनल करंट चलता है, कन्वेंशनल करंट चलता है, ठीक है। इसमें जो आउटर कोर है यहाँ से करंट ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाई हीट होगा तो डेंसिटी लो हो जाएगी और ये ऊपर की ओर चला जाएगा। जो भी मैग्मा है ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद ये क्रस्ट से टकरा के या फिर धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन होके एक करंट, जैसे कि एयर में जो करंट होता है या वाटर में जो करंट होता है, उसी सिमिलर पैटर्न पे ऊपर जाके कूल डाउन हो गया, ये वापस से नीचे कोर पे चला जाएगा, फिर धीरे धीरे हिट होगा यहाँ पे, फिर ऊपर की ओर जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे मेंटल में ये लावा जो मैग्मा है ये इस तरह से फ्लो होते रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्या फैक्टर था कि जो जिसके कारण ये हीट हो रहा था, तो रेसिड्यूअल हीट, जो पहले से हीट जो बचा हुआ है अर्थ के अंदर वो, और उसके साथ साथ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो अर्थ के अंदर है वो इसको हीट सप्लाई कर रहे थे, ऐसा आर्थर होम्स ने बताया। जो इसके कारण होता यह है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर कन्वेंशनल करंट आई और ये ऊपर आके क्रस्ट से टकरा के और लेफ्ट और राइट साइड में उड़ गए, तो इसके साथ साथ क्या होती है, ये अपने क्रस्ट को भी आगे और पीछे की ओर दोनों साइड एक साइड में ढकेलते हुए चली जाती है। यही फोर्स जो लग रहा है, जो कन्वेंशनल करंट के कारण जो फोर्स लगता है, यही फोर्स इन्होंने बताया कि यही फोर्स हो सकता है कि ये कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कराती हो। जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट के फोर्स में पोल फीलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स जो बताया था एल्फ्रेड वागनर ने, उसके जगह पे बताया कि ये फोर्स इसमें काम कर रही है, जो कि अर्थ जो ऊपर जो कॉन्टिनेंट और ओशियन है इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रही है। अच्छा, इसी के थ्योरी के अनुसार, कन्वेंशनल करंट थ्योरी के अनुसार नहीं, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था वागनर ने, उसको डिस्कार्टेड कर दिया साइंटिस्ट।